विद्यार्थियों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। कक्षा 10 की गणित है जो बालाजी प्रकाशन से ले रहे हैं हम। तो एग्ज़ाम नज़दीक है। मार्च से के स्टार्टिंग या फरवरी में एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं 2023 में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। 6.1 एक्सरसाइज और निर्देशांक ज्यामिति बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज अभ्यास। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु स्थित हैं। तो सबसे पहले चतुर्थांश ज्ञात करने से पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि कैसे हम कौन से चतुर्थांश को पहचानें। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान ये रखनी होगी कि भैया आप क्या बना लीजिए, आप एक चतुर्थांश बना लीजिए। पहले आप इस तरीके से समझने के लिए, और इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और इसे एक्स डैश एक्सिस। इसे एक्स एक्सिस तो इसे एक्स डैश एक्सिस, इसे वाई एक्सिस तो इस नीचे वाले को वाई डैश एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ भैया कि इधर जो होता है इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, और इस वाले को फोर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। अब इस फर्स्ट वाले जो चतुर्थांश में होता है वो प्लस कॉमा प्लस होता है, मतलब दोनों पार्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पार्ट पॉजिटिव। लेकिन इस वाले में एक माइनस हो जाता है और दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाता है। एक माइनस दूसरा वाला प्लस, और तीसरे में दोनों माइनस के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों माइनस, मतलब माइनस कॉमा माइनस। और चौथे वाले में एक प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है। मतलब यही चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। अब इनके साथ में प्लस 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 माइनस माइनस और प्लस माइनस, इसका क्या मीनिंग हुआ सर? इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे आपका क्वेश्चन दिया है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, कि आप बताइए भैया कि -1 कामा -4 किस चतुर्थांश में है। मतलब इसका चतुर्थांश ज्ञात करना है जिसमें यह बिंदु स्थित है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर -1 कमा माइनस का 4 है, और हमने अभी आपको बताया कि जो तीसरा चतुर्थांश होता है उसमें माइनस कॉमा माइनस होते हैं। अब माइनस कॉमा माइनस का मतलब माइनस के साथ ये पहली संख्या होगी और माइनस के साथ ही दूसरी संख्या। तो माइनस के साथ 1 है यहाँ पर और माइनस के साथ 4 है, इसका मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में पाया जाएगा भैया, और तीसरे चतुर्थांश में पाया जाएगा। और एक बात और ध्यान देना है कि यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछता कि इसमें से भुज कौन सा है या कोटि कौन सा है, चाहे पहले में दूसरे में या किसी में भी भुज और कोट का प्रश्न पूछ लेता, तो जो पहले वाला कामा से पहले पॉइंट होता है उसको हम बोलेंगे भुज। उसको क्या बोलेंगे भैया? भुज। और कामा के जो बाद में होता है उसको बोलेंगे कोटि। इस प्रकार से अगर भुज और कोटि पूछता तो भी हम उत्तर दे देते, और चतुर्थांश पूछा है तो भी हम उत्तर दे देंगे। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहले क्या दिया हुआ है? तीसरा चतुर्थांश। क्यों? क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस होता है, और माइनस कॉमा माइनस के साथ जब कोई भी संख्या होगी तो वह तीसरे चतुर्थांश में जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपको 4,1 दिया है। तो 4,1 मतलब 4 के सामने कुछ नहीं तो प्लस होगा, 1 के सामने कुछ नहीं तो प्लस होगा। प्लस प्लस हमने अभी बताया कि प्रथम चतुर्थांश में होता है। फिर प्लस माइनस 3,-2 मतलब पहले प्लस है बाद में माइनस, तो प्लस कॉमा माइनस ये किस चतुर्थांश में हमने अभी आपको बताया? चौथे चतुर्थांश में। क्योंकि हमने अभी इस तरीके का एक चतुर्थांश बनाया था, इसमें प्लस कॉमा प्लस रखा था, यहाँ पर माइनस कॉमा प्लस रखा था, यहाँ माइनस कॉमा माइनस रखा था, और यहाँ पर प्लस कॉमा माइनस रखा था। तो यही आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो -3,1 दिया है। तो माइनस पहले है बाद में प्लस, तो माइनस पहले बाद में प्लस कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय। कौन सा? द्वितीय। ये हो गया पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो कौन सा चतुर्थांश? दूसरा। ठीक है,
दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार से 7,2 दिया है तो 7,2 पहला हो जाएगा। -3, -2 दिया है तीसरा हो जाएगा। -6,4 दिया है द्वितीय हो जाएगा। और भैया लास्ट में -2, दो -2 दिया है, ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। तो चतुर्थांश को आप पहचानना उचित तरीके से सीख चुके होंगे। क्या है? चतुर्थांश को पहचानना आप सीख चुके हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हैं। एक्स अक्ष पर स्थित होने का मतलब ये हुआ, जब एक्स अक्ष की बात करेगा तो यहाँ पर y बराबर 0 होता है। जब भी भैया आपसे कहे कि कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हैं, तो एक्स अक्ष पर जब स्थित होंगे तो y बराबर 0 होगा। और जब y अक्ष की बात करेगा तो x बराबर 0 होगा। यही बेसिक लॉजिक है कि जब भी आपसे x अक्ष की बात करेगा तो y बराबर 0 और y अक्ष की बात करेगा तो x बराबर 0। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर y की वैल्यू 0 है। मतलब x क्या होगा, x, 0 लिखा जाता है। तो जहाँ जहाँ पर y टर्म 0 हो मतलब पीछे का टर्म 0 होना चाहिए। तो यहाँ 2,3 में क्या पीछे 0 है? नहीं है। यहाँ 2,0 में क्या पीछे 0 है? हाँ है। तो ये दूसरा जो पार्ट होगा ये x अक्ष पर स्थित होगा। इसी प्रकार से तीसरे में देखेंगे, यहाँ 0,2 क्या लास्ट में 0 है? नहीं। यहाँ 0,0। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर स्थित होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, लास्ट में 0 है तो एक्स अक्ष पर स्थित होना चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म पे 0 ना हो, एक ही 0 हो। अगर दोनों 0 हो गया तो ये ना तो एक्स अक्ष पर होगा और ना ही वाई अक्ष पर होगा। फिर किस पर होगा भैया? वो हो जाएगा आपका मूल बिंदु। क्या हो जाएगा भैया? मूल बिंदु। जब दोनों 0,0 हो जाएं तो वो हमेशा मूल बिंदु कहलाते हैं। फिर ना तो वो एक्स अक्ष पर होंगे और ना ही वाई अक्ष पर। फिर क्या हो जाएंगे भैया? वह मूल बिंदु कहलाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन कौन एक्स अक्ष पर है जिसके लास्ट में 0 हो लेकिन फर्स्ट टर्म पे कोई ना कोई वैल्यू हो। तो ये 0,0 आपका एक्स अक्ष पर नहीं होगा, यह मूल बिंदु पे होगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा और भैया आपका ये हो जाएगा। मतलब दूसरा, पाँचवा और सातवां आपके एक्स अक्ष पर होंगे, बाकी सब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी टर्म एक लास्ट वाला 0 नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला इसमें 0 था लेकिन इसमें दोनों 0 हैं, इसलिए ये मूल बिंदु पे हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? मूल बिंदु पे। और मूल बिंदु भी 0,0 होता है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये स्थित हैं। अक्षों पर आपको कैसे करना है? मतलब ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस हमने आपको बता रखा है ऐसे करना। अब इसको मान लीजिए आपको अक्ष पर निरूपित करना है, तो इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है, इधर पॉजिटिव चलता है, इधर माइनस निगेटिव चलता है, फिर इधर पॉजिटिव चलता है, फिर इधर निगेटिव चलता है। डैश जहाँ जहाँ लगाए उसका मतलब उधर नेगेटिव, और जिधर डैश नहीं लगा इसका मतलब उधर पॉजिटिव। तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह चलेगा, यहाँ एक माइनस मतलब प्लस का 1 2 3 इस तरह, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3 इस तरह चलेगा। तो यहाँ -2,0, 2 का मतलब एक्स अक्ष पर -2, तो एक्स अक्ष पर 1 2, तो यहाँ हो जाएगा -2, मतलब ये चीज़। और -0 वाई अक्ष पर आपको 0, तो यही आपका मेन -2,0 वाला बिंदु हो जाएगा। इसी तरीके से सारे बिंदु आप रख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से सारे बिंदु रख सकते हो। तो ये बिंदु कैसे रखना? जैसे हमने आपको क्या किया, पहला रख के दिखा दिया। पहला रखा 2,0, तो ये स्थित किया किस पे? दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि -2, तो ये हो जाएगा -2 और -0 मतलब एक्स पर कुछ न चलो। तो ये -2,0 ये किस चतुर्थांश में हो गया? दूसरे चतुर्थांश में। इसी प्रकार 0,5, तो एक्स अक्ष पर 0, पहले 0 है तो एक्स अक्ष पर 0 और
5 का मतलब वाई अक्ष पर 5, वो भी प्लस का 5, तो ऊपर 5 चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो ये 0,5 आपका हो गया। ये आपका किस चतुर्थांश में हो गया? प्रथम चतुर्थांश में। ठीक, तो ये और ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश माना जाता है। इसी प्रकार तीसरा 0,0, देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु 0,0 हैं या फिर मूल बिंदु पर हैं, तो ये कटान बिंदु ही आपका मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। कौन? कटान बिंदु। ठीक, फिर चलते हैं हम -3 कॉमा मतलब 3,-2 पर। अब 3,-2 एक्स पर 3 चलिए आप, तो एक्स पर 3 चलने का मतलब ये हुआ, और वाई अक्ष पे -2 मतलब वाई अक्ष पे -2 ये चलिए, तो ये यहाँ बढ़ाए, ये यहाँ बढ़ाए, तो ये बिंदु आपके 3,-2 हो गए। और ये किस चतुर्थांश में गए भैया? -3,-2, ये भैया चतुर्थ चतुर्थांश में चले गए। देखिए ये चौथा है ना, क्योंकि इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ कहते हैं, तो ये चतुर्थ में चले गए। इसी प्रकार से आपने -5 का -1 देखा। जब -5 आप यहाँ चलोगे, -1 आप यहाँ चलोगे, इसको यहाँ बढ़ाओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तीसरे चतुर्थांश में हो गया। इसी प्रकार से भैया जब आप चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा आप देखोगे, तो 0,-3/2। अब 0 एक्स पे चलना है और -3/2 कहाँ चलना है? आपको वाई पे चलना है, तो -3/2 आप वाई पे चलोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -3/2 वाला टर्म, ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0,-3/2, ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। इस प्रकार से ये हम सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी बिंदु आपको दी जाएगी और बोला जाए कि किस चतुर्थांश में है, तो आप फाइनल सॉल्यूशन तुरंत मार के दिखा सकते हो। ध्यान देना है, इसी तरीके के आपको चतुर्थांश को बनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन क्या कहा? कह रहा भैया कि -4,5 का भुज ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि x, y जब हम लिखते हैं, तो यहाँ x जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भुज, और y जो होता है उसको हम बोलते हैं कोटि। मतलब जो पहले पार्ट लिखा होता है उसको भुज बोला जाता है, और जो लास्ट में लिखा होता है उसको कोटि बोला जाता है। तो यहाँ -4,5 में -4 आपका भुज कहलाएगा और 5 आपका क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। तो यही तरीके से यहाँ पर देखेंगे दूसरे में -6,6 में कोटि आपको ज्ञात करनी है, तो -6 जो है वो भुज कहलाएगी क्योंकि पहले है, और केवल 6 जो है वो कोटि कहलाएगी क्योंकि वो बाद में है। तो यहाँ 6 क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। वहाँ पहले में 5 क्या हो जाएगा? कोट, लेकिन -4 क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरे में आप देख सकते हो, तीसरे में कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अभी हमने बता रखा 0,0 क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्योंकि अगर x अक्ष पर होता है तो y बराबर 0 होता है, ठीक है, और y अक्ष पर होता है तो x बराबर 0 होता है। यह भी हमने आपको चर्चा में ले रखा था। तो अब चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि भुजा 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। जो भुजा भैया 0 वाला बिंदु होगा वो हमेशा y अक्ष पर स्थित होगा। जब भैया x अक्ष पर होगा तो y बराबर 0, y अक्ष पर होगा तो x बराबर 0। और कोटि वाला जब भुज मतलब जब भुज वाला भुज 0 हो तो y अक्ष पर y अक्ष कुछ होगा, तो y अक्ष पर क्या होता है? x 0 होता है। और जब कोटि वाला 0 हो मतलब पीछे का 0 हो, आगे कुछ हो, तब ये क्या होगा? कहाँ स्थित होगा भैया? ये हमेशा x अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। यही आपके सॉल्यूशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। -4 हो जाएगा इसका उत्तर 6 हो जाएगा, इसका उत्तर 0,0, और इसका y अक्ष, इसका
एक्स अक्ष। चूँकि अभी हमने आपको बता रखा था कि जब भी एक्स अक्ष की बात करेंगे हम, जब भी एक्स अक्ष की बात करेंगे तो वाई बराबर जीरो कर देंगे, और वाई अक्ष की बात करेंगे तो एक्स बराबर जीरो कर, जिस अक्ष की बात करेंगे उसके अपोजिट चीज को उल्टा कर दिया जाता है। जैसे भुज पहले लिखा होता, जब भुज जीरो मतलब एक्स जीरो तब वाई अक्ष होगा, और कोट जीरो मतलब पीछे का जीरो वाई जीरो, जब वाई जीरो तो एक्स अक्ष पर होगा। यही आपके फाइनल सॉल्यूशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भैया बिंदु P -4, 2 को निरूपित कर बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि रेखाखंड PQ एक्स अक्ष को क्या करती हो भैया, एक्स अक्ष को लंब समद्विभाजित करती हो या लंब समद्विभाजक हो, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज सारी पुट की और कहा गया कि जो ये पी क्यू है ये अगर एक्स एक्सिस को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर भागों में बांटती है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि पी क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है। किसके भैया, क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना। चूँकि पी के तो दिए ही हैं, लेकिन आपको ज्ञात करना है क्यू के निर्देशांक। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं हम। चूँकि दिया है कि रेखाखंड जो पी क्यू है एक्स अक्ष का क्या है, लंब समद्विभाजक, अतः बिंदु जो क्यू के निर्देशांक होंगे, जो बिंदु क्यू के निर्देशांक होंगे वो -4, 2 हो जाएंगे। क्यों -4, 2 हो जाएंगे, चूँकि आपको ये भी पता है कि जो P के निर्देशांक हैं 4 -4, 2 हैं, मतलब ये यहाँ पर -4 आया है, यहाँ -4 आया है और ऊपर ये 2 तक गया है, तो ये बना गया -4, 2। और जब ये लंब समद्विभाजक है तो जिस बिंदु से ये गया है वो इसी बिंदु से तो क्यों भी गया होगा, तो इसका x वाला टर्म जो होगा सेम हो जाएगा, और जितना ये ऊपर गया था उतना ये नीचे आया होगा, तो ये 2 ऊपर गया था 2 ही नीचे आया होगा, तो ये -2 हो जाएगा। तो -4, -2 यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन। अतः बिंदु क्यू के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -4, -2। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन, इसमें कुछ विशेष सॉल्व करना ही नहीं था। बस इतनी बात ध्यान रखनी थी कि जब ये भैया ऊपर का जब आपका मतलब एक्स अक्ष पर -4 आया है, वाई पर 2 गया है, तो जितना ये ऊपर गया है और जितना इधर आया उतना ये नीचे गया होगा, उतना नीचे इधर आया होगा, तो ये -4, -2 आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चलते हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है भैया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भैया आपका चतुर्थांश दिया हुआ है। इस चतुर्थांश में जगह जगह पर बिंदु दिए हुए हैं और उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको सारे इसके सारे क्वेश्चंस का जवाब यही मिलने वाला है। भैया देखेंगे सबसे पहले अगर हम देखना चाहें जी के निर्देशांक, तो आप देखेंगे जो भी बिंदु रखी हुई है वो इधर कहाँ पर आएगी गिरने पर और इधर कहाँ आएगी, तो इधर 2 आ रही है, इधर 3, तो पहले x, y लिखा जाता है, आपको ये भी पता है। तो x पर आप कितना चले हो 3, y पर आप कितना चले हो 2, तो 3, 2 ये आपके g के निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार अगर s का आपको ज्ञात करना है तो पहले x लिखा जाता है बाद में y, तो s का जो नीचे लेकर आओगे जहाँ पर ये गिरे और इधर लेकर जाओगे जहाँ पर ये गिरे, तो ये भैया पहले x लिखा जाता तो x पर ये चले हैं 5, और ये y लिखा जाता है तो y पर ये चले हैं, ध्यान से एकदम सीधा लेकर जाओ तो 6 पर जाएगा, तो -6, यही 5, 6 आपका निर्देशांक हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर क्यों का निकालना हम चाहें भैया कि भैया क्यों का निर्देशांक कितना है, तो ध्यान देंगे क्यों इधर 3 चल सकता है और इधर 1 चल सकता है, तो x, y लिखा जाता है भैया, तो x वाला पहले, तो x है कितना -1 और y कितना है फिर 3, तो -1, 3 ये आपका क्यों का निर्देशांक हो जाएगा। इसी तरह h का निकालना चाहें तो h इधर -1 इधर है -3,
तो -3 का 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले x लिखा जाता है बाद में y। तो -3, ये h का हो जाएगा। तो इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति में हम कैसे निर्देशांक उनके निकालते हैं, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर एक बार आप चाहो n का निकालना, तो n का कैसे निकालोगे, ऊपर है -1, इधर है -1, तो -1, हो जाएगा। i का निकालना चाहो तो इधर -2, इधर है 3, तो ये 3, -2 हो जाएगा, क्योंकि x टर्म पहले लिखते हैं बाद में y टर्म। p का लिखना चाहो तो पहले इधर जाओगे फिर इधर जाओगे, तो ये हो जाएगा 4, -6। इस प्रकार से आप सारे के सारे टर्म ज्ञात कर सकते हो, और वही सारे टर्म यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। उम्मीद करूँगा ये एक्सरसाइज 6.1 आपको बहुत ही आसान लगी होगी। 6.1 एक्सरसाइज आज यहीं पर समाप्त होती है। 6.2 एक्सरसाइज हम अगली वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे, और इस फर्स्ट एक्सरसाइज से अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, अपनी तैयारी को स्ट्रांग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपनी तैयारी लाइव लेकर के आप करते रहो। हमारे YouTube चैनल से जुड़कर आप हमसे लाइव क्लास लीजिए, और आपको हम लाइव क्लास के साथ पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हाई स्कूल की यहाँ पर ख़त्म करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और जो भी इसके आवश्यकता वाले बच्चे हैं अगर आपके संपर्क में हैं तो उन्हें इन वीडियोज़ को शेयर करो, और उनसे हमसे जुड़ने के लिए बोलो। हमसे वो जुड़ेंगे, हम उन्हें अच्छा से अच्छा नॉलेज देकर उन्हें पास अच्छे से अच्छे नंबरों से करवाएंगे। 90% नंबर ला के दिखाएंगे मैथमेटिक्स में, इससे भी अधिक, लेकिन तब जब आप हमें समय दोगे तब। लेकिन यहीं पर वीडियो लंबा ना करें, इसलिए यहाँ पर हम विराम देते हैं। आगे की बातें अगली वीडियो में होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।